हैं रोहित रिपोर्टर। आज आपका मुलाकात एक पूर्व सैनिक, पूर्व योद्धा, एक लेखक, एक समाज सेवी और एक पहलवान से कराने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ इनके विचार, इनकी भावनाओं के साथ, इनके शब्दों में। जय हिंद सर, आपका परिचय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरा परिचय है, मैं एयरफोर्स वायु सेना से मास्टर वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। एयरफोर्स में रेसलिंग कोच था, रेसलर की दिक्कतों को समझता हूँ। मेरा परिवार एक सैनिक परिवार है। मेरे नाना जी जो है 1914 ईस्वी में फ्रांस में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरे पिताजी वायु थल सेना से हवलदार पद से रिटायर हुए। 26 साल नौकरी करके फिर मैं 39 साल नौकरी करके एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ। मेरे दोनों भाई जो वायु सेना में थे वे भी अच्छे पद से रिटायर हुए। हमारे भाई भतीजे जो तीनों के तीनों एयरफोर्स से रिटायर्ड हो गए। एक है मेरा भतीजा कर्नल है आर्मी में। और मेरे निजी परिवार में कम से कम 70-80 आदमी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में देश सेवाओं में कार्यरत हैं। सर, आपका पारिवारिक जीवन एक बहुत लंबा रहा है सेना के इतिहास से देखा जाए तो आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो पूर्व सैनिकों का है। 1 रैंक 1 पेंशन 2 में कुछ विसंगतियां हुई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे सुनने वाले श्रोता हो, जब मैं 93 में रिटायर हुआ तो मैंने एक्स सर्विस मैन एसोसिएशन को लिखा था कि वैन एवर देर इज ए रिविजन इन पेंशन देर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द रैंक। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब यही है। और जिस रेशो से आज टीवी में, पेपरों में आ रहा है कि अभी जवानों को 2.57 और अफसरों को 2.81 है, ये बिल्कुल नहायत ही अन्याय हो रहा है। कारण जिस रेशो से उनकी बेसिक पेंशन बढ़ी है उसी रेशो से जवानों की बढ़नी चाहिए। 2.57 की बजाय 2.81 रेशो होनी चाहिए हमारी। अब रहा विसंगति कहाँ पे है? फैमिली पेंशन के ऊपर है। महंगाई का ज़माना है, कमाने वाला आदमी गुजर गया, बुढ़ापे में वो बुढ़िया या विधवा जो है कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन करेगी? वो परिवार, बच्चे बड़े हैं। तीसरी बात, MSP मिलिट्री सर्विस पे में हर आदमी कम से कम उनकी बराबर आनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी रिस्क से इन्वॉल्व है। सबसे पहले फ्रंट में हमारे जवान ही लड़ते हैं। इंस्ट्रक्शन आदेश देने वाले हमारे अधिकारी गण वे तो हमेशा पीछे रहते हैं, उनकी तो आवाज़ चलती है लेकिन एक्शन तो हमने लेना पड़ता है। तो रिस्क ऑफ लाइफ जो है सबसे ज़्यादा जवानों की है। अब रहा है मेडिकल डिसेबिलिटी। मेडिकल डिसेबिलिटी में भी मैंने पता लगाया है, मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ पे चैनल और अखबारों में कि विसंगति हुई है। गलती किसने की, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके ऊपर मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं जाना चाहता। मुझे अंदाज़ा है कि अपनी भारत सरकार के ऊपर भी कि हमारी जो बातें हैं विसंगतियों को दूर करने के लिए सही ढंग से पेश की जाएगी और निकट भविष्य में हमारा जो है आगे आने वाली पीढ़ी और पे कमीशनों में भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों को बड़ा तोल के, सोच के, समझ के करना चाहिए ताकि आगे धरने की मुसीबत नहीं आए। सर, अभी इस धरने को चलते हुए 105 दिन हो गया और सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इस धरने के प्रति अपना रुख नहीं दिखाया है, नहीं सरकार ने अपना कोई नुमाइंदा भेजा है आपके पास। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि या तो सरकार के पास हमारी सही ढंग से चीज़ें गई नहीं है या वे हमारी नहीं सुनना चाहते। दोनों से एक बात ज़रूर है, मेरी भारतीय डिफेंस रक्षा मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस मामले में इंटरेस्ट लेकर के इस मामले को खुद देखें और हमारी विषमताओं को, दिक्कतों को दूर करें। सर देखिए, आजकल एक और मुद्दा आपने देखा होगा बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, ख़ास तौर से अपने पूरे देश में, पहलवानों का मुद्दा।
तो आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ क्योंकि जी, मैं आप कहना चाहूँगा। खुद एक पहलवान रह चुके हैं, पहलवान का कोचिंग किया हुआ है, आपने कोच बने हैं और बहुत सारे लड़के को आपने पहलवान बनाया है, तो आप इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके ऊपर मैं विस्तृत से कहना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में रेसलर होने के बाद में भारत सरकार ने मेरे को कोचिंग के लिए पटियाला भेज दिया था, जहाँ से आदमी कोचिंग करके कोच क्वालिफाइड कोच बनते हैं। मैं 52 साल पहले की बात को बताता हूँ कि मेरी मास्टर चंदगीराम जी, जो कि इंडिया के अपने ज़माने के पहलवान रहे हैं, उनकी मेरी पहली मुलाकात 1970 में उनके खुद की कुश्ती के अंदर रेफरी था मैं, और मैंने कुश्ती करवाई थी पंजाब के सब इंस्पेक्टर हरबंस से। और इनका कुश्ती वाला जो दाव लगाते थे, ये पहलवान को अंदर रखते थे अखाड़े के बीच में, और ख़ुद मास्टर जी जो है उसके बाहर रहते थे। वो 4 चक्कर बड़ी तेज़ी से लगा करके एकदम जो है घूम जाते थे। घूमने पे अंदर वाले पहलवान का जो हाथ है फ्री हो जाता था। उस फ्री हैंड को मास्टर जी अपनी तरफ खींच करके और अपने दाएं कंधे से और दाएं पैर से पैर अड़ा करके उसको मिनटों के अंदर नहीं सेकंडों के अंदर गिरा देते थे। ये मास्टर जी का क्या बोलते हैं कलाई वाला दाव ये था। सर एक बात और है, जैसे अभी खास तौर से जो पहलवान हैं वो काफ़ी दुखी हो गए, उसमें कई बच्चियां हैं, तो उन बेटियों के ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बेटियों के बारे में कहने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जून 1972 में जब कोचिंग करके आ गया तो मास्टर जी चंदगीराम जी से मेरी मुलाकात DTC बस 781 में, जब मैं सुब्राटो पार्क अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मुलाकात हुई। मास्टर जी से पहले मुलाकात हो गई थी, इसलिए उनको समझाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब दूसरे खेलों में बेटियां आ रही है, बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में, स्विमिंग में, दौड़ में, तो क्यों नहीं हमारी बेटियां कुश्तियों में आए। मास्टर जी ने 2 मिनट के लिए कहा कि सोलंकी साहब, अभी हमारी बेटियों में इतनी समझ नहीं, क्योंकि अंग प्रदर्शन की वजह से जो है दिक्कत आ रही। मतलब मास्टर जी मैं नहीं मानता, क्योंकि दूसरी स्विमिंग शूट है, एथलेटिक्स है, दौड़ है, वहाँ भी तो अंग प्रदर्शन है जी है, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन आप आज के दिन फेडरेशन में, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में एक मुख्य पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारी होने की वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको कुश्ती में लेकर आओ। तो मेरे श्रोतागण, इस मेरे मशवरे या सुझाव या सजेशन जो भी आप समझें, उसको मास्टर जी को 30 साल लग गए। मेरी बात के ऊपर गौर करते हुए 30 साल लग गए। पहले उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को गद्दे पर उतारा, जो कि एक अच्छे क्वालिफाइड रेसलर है, जिसमें मैंने पुस्तक हमारी बेटियों के नाम से मैंने पुस्तक छापी है, उसमें इनको नाम है, उसमें सारी बेटियों का नाम। अच्छा सर, अभी जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे एक नेता हैं हाँ ब्रिजभूषण सिंह, हाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह, हाँ। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और वो बच्चियों का ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो उनका FIR दर्ज हुआ, पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ। तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कहने से पहले मैं ये कहता हूँ, एक शायर है उर्दू में कि जंगल के पंछियों ने यूं ही ना शोर मचाया होगा, शहर से कोई शिकारी ज़रूर आया होगा। इसका मतलब ये है कि ब्रजभूषण ने का नाम जो लिया जा रहा है इस मामले में, ये गलत नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से हमारी बेटियों को रोष लगा हुआ है। आंखें हमें आंसू नहीं थमते, रोती रहती हैं, टीवी पे अखबारों में आती हैं। मेरा दिल दुखता है, क्यों जिन बेटियों के लिए 50 साल पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी मास्टर चंदगीराम जी को, आज मेरा वो जो साकार सपना जो बेटियों ने किया है, जिसमें साक्षी मलिक है और दूसरी बेटियां हैं, उनके रोते हुए मेरे आंसू मेरे दिल के अंदर आज भी चुभ रहे हैं। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो कोई भी इस मामले में हस्तक्षेप करे वो पाप का भागी है, और जिसने ऐसा कर्म किया है, मेरी गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से, न्याय अधिकारी से, कि इस दुष्ट आदमी को ऐसी सज़ा मिले जिससे कि आगे आने वाले दूसरे आदमियों को नसीहत हो। चलिए, ये थे हमारे पूर्व रेसलर और लेखक, समाज सेवी और कुलदीप सोलंकी साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन
एक समाज के लिए दिया है। इनका परिचय आप जान ही चुके हैं। इनके नाना, दादा, परदादा सारे के सारे फौजी रहे हैं और इनका परिवार में एक बहुत बड़ा कुनबा है जिसने देश सेवा की है और इनके दर्द को हमने समझा, आपके सामने रखा। जनता के पक्ष में रखा या विपक्ष में रखा ये जनता बताएगी, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि बेटियों को ज़रूर न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले। ये बेटियां हमारे देश की धरोहर हैं, शान है, सम्मान है, आन बान सब ये बेटियों के ऊपर है और सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द न्याय करें। जय हिंद। इसके यहाँ